नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली 30 में। आज का डेली 30 25 फरवरी 2021। टॉपिक आज का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंतर्गत टॉपिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के हम देखने जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन हम एग्रीकल्चर पर देखेंगे, 10 क्वेश्चन उस पर। 30 में 30 क्वेश्चन होते हैं। यूपीपीसीएस 2021 आरओ कोई भी और एग्जाम जो भी किसी आयोग का आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। रिवीजन करने के परिप्रेक्ष्य में या आप इसकी तैयारी करने के परिप्रेक्ष्य में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हर संडे को इसका टेस्ट होता है और हर संडे को टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें आप पुरस्कार भी जीत सकते हैं। 500 रुपये का पुरस्कार हम रखते हैं अगर 3 बार आप लगातार फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से रैंक लेके आते हैं। तो जो लोग उसको जीते हैं उनको कोर्स भी अलॉट कर दिए गए। उनका नाम भी मैं आपको बता दूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि सब कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है। क्या चीज उसमें कम होती है? डिफिशियंसी किसकी होती है जिसमें कीटभक्षी पौधे होते हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो पहले तो आप इसको सोचिए और फिर हमारे उत्तर के साथ मिलान करिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट्रोजन की। कीटभक्षी पौधे जहां भी मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ये साग पौधे होते हैं, मुख्य रूप से दलदली या अधिक नमी वाली जगहों में पाए जाते हैं। और ये कीटभक्षी पौधे कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर रंगीन चमकदार ढकने या मधु ग्रंथियों के द्वारा आकर्षित करते हैं। इनका ढक्कन ऐसे रंगीन चमकदार होता है और उसी में बंद कर लेते हैं और उसी में उनको कंज्यूम कर लेते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं। नेचर की सब माया है। नाइट्रोजन ध्यान रखिएगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? मृदा अपरदन अगर हो रहा है तो खूब चराई करवा दीजिए, तो क्या रुकेगा और बढ़ जाएगा। मृदा अपरदन रोकने के लिए सबसे अच्छा है कि आप वनारोपण कर दीजिए, डिफॉरेस्टेशन कर दीजिए, वन लगा दीजिए, तो मृदा अपरदन रुक जाएगा। जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो जड़ें मृदा को बांध कर रखती हैं, मिट्टी को बांध के रखती हैं, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, फसल चक्र का क्या महत्व है, क्या आवश्यकता पड़ती है? फसल चक्र क्यों आवश्यक है? तो फसल चक्र जो है ये मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। सॉइल फर्टिलिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र का मतलब क्या होता है? एक फसल बार बार आप ना बोके चेंज करिए उसको। मृदा की उर्वरा शक्ति अगर आपको बढ़ाना है तो एक बार जहां जिस खेत में आप गेहूं लगा रहे हैं अगर बार बार वही करेंगे तो गेहूं एक निश्चित तत्व को खींचेगा मृदा से और वो समाप्त हो जाएगा। तो आप उसको चेंज करिए, कभी उसमें गेहूं लगाइए, कभी मक्का लगाइए। इस तरीके के चेंजेस होते हैं। फसल चक्र के अलग अलग पैटर्न, क्रॉप पैटर्न होते हैं, उसकी भी हम चर्चा किसी दिन कर लेंगे। तो उसमें चेंजेस से क्या होता है, उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, वो बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? जहां पे चाय की खेती की जाती है, चाय के बागान होते हैं, चाय की मतलब ऐसे जो खेत होते हैं जहां पे चाय लगाई तो उसको बागान बोलते हैं ना। तो जो टी गार्डन्स होते हैं उसके लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है, कौन सी मिट्टी अनुकूल होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इसके लिए अम्लीय मिट्टी चाहिए। जहां पर मिट्टी अम्लीय होगी वहां पर चाय की पैदावार अच्छी होगी। तो जहां जहां चाय की पैदावार होती है वहां अम्लीय मिट्टी होती है। ढलानदार भूमि चाहिए, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ ढाल, जिससे कि उसमें जो पानी है वो न रुके। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपको। एसिडिक प्रकार की मिट्टी उसके लिए चाहिए। निम्नलिखित किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालिक हल है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग आप करते हैं? तो लवणता या क्षारीयता जो होती है उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन जो दिया है इनमें से जिप्सम का जो प्रयोग है ये हम करते हैं मृदा की क्षारीयता को बदलने या उसके खारेपन को हटाने के लिए, है ना। कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी लीचिंग हो पाएगी उसकी, तो वो फायदा करेगा, नहीं तो वो उतना काम नहीं कर पाएगा। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो अगर सामान्यतः आपको फसल उगानी है, कोई भी क्रॉप आप चाहते हैं मिट्टी से, तो पीएच वैल्यू 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए। 6 से 7 के बीच में जो पीएच मान होता है उसमें मतलब ऐसी मिट्टी होती है जो अम्लीय या क्षारीय बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। अधिक अम्लीय अधिक क्षारीय होगी तो सामान्य फसलों के लिए वो मिट्टी उपयुक्त नहीं होगी। तो 6 से 7 के मध्य होता है तो ठीक रहता है। वैसे 7 से कम होता है तो अम्लीय होती है,
7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होती है मृदा। पीएच वैल्यू तो यही कहता है ना, तो 6 से 7 के बीच में इसके लिए अनुकूल रहता है। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? कौन सी मिट्टी के कण का व्यास? तो आपने क्ले के बारे में सुना होगा, मृतिका के बारे में। तो जो मृतिका होती है, चीका मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो होती है, जो जितने महीन रवे होंगे, तो महीन रवों से बनती है, तो इसका जो व्यास होता है इनके कणों का, ये 0.002 mm से कम होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये क्ले है। और गाद का 0.002 mm से 0.06 mm तक, और बालू या रेत का 0.06 mm से 2 mm तक होता है। अब पॉइंट हट गया, तो ऐसे ये कणों का क्रम है, बढ़ता चला जाता है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को अगर पानी मतलब चाहिए तो किस मिट्टी में सबसे ज्यादा पौधों को पानी मिलेगा? कौन सी मिट्टी होगी, सोचिए। तो इसमें जो भी चिकनी मिट्टी होगी, जिसके महीन रवे होंगे, महीन कण होंगे, तो उसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो ज्यादा होगी। सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलेगा। 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका और बालू की कुछ मात्रा चिकनी मिट्टी में पाई जाती है। और इसमें वायु का आवागमन कम होता है, इससे जल क्रांति हो जाती है और उसमें जल भरा रहता है। और अगर पौधों को चाहिए तो चिकनी मिट्टी में ये सबसे ज्यादा मिलेगा। कथन कारण का प्रश्न है, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और दूसरा है कि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। ह्यूमस हिमालय की मिट्टियों में पाया जाता है कि नहीं, सबसे पहले ये चेक करिए। तो हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस नहीं पाया जाता है। ढालदार मिट्टी, वहां पे मृदा की मात्रा नहीं, सब बह जाता है, कुछ भी सड़ गल सही से नहीं पाएगा, तो ह्यूमस कहाँ से बनेगा? और हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो हिमालय में जो क्षेत्र है अधिकतर वो वनाच्छादित है, ये तो सही है। लेकिन पहला ये गलत है ना? ह्यूमस का अभाव पाया जाता है और सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, ये सही है। अब वनस्पतियां अलग अलग पाई जाएंगी, वन का प्रकार अलग होगा, वो अलग बात है। ऐसा नहीं कि जहां बड़े बड़े पेड़ ही पाए जाए उसी को वनाच्छादन आप कहेंगे। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते समय आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके रंग का प्रमुख कारण क्या है? प्रश्न केवल इतना है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, क्यों लाल होता है? तो इसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, और फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण विद्यमान रहता है, इसी कारण से इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। और इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता भी होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सिलिका और आयरन ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। और लाल जो रंग होता है ये फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें जल की मात्रा हो जाए, जल मिल जाए, तो जल जब ऐड होगा इसमें, वाटर, तो ये पीली पीली दिखने लगेगी, येलो येलोइश दिखने लगेगी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा जल धारण क्षमता सबसे कम रखती है, यानी कि सबसे कम जल धारण क्षमता किस मृदा की होती है? तो ये कौन सी मृदा है? ये मृदा है, कौन सी होगी? बलुई मृदा होगी। बलुई दोमट जो दिया हुआ है, बालू लोम जो है, बलुई दोमट जो दिया हुआ है, ये मृदा जो होगी वो सबसे कम जल धारण क्षमता वाली होगी। इसके रवे बड़े होंगे, रवे भारी मात्रा में और बड़े बड़े होते हैं, ज्यादा रवे पाए जाएंगे, बड़े बड़े पाए जाएंगे, तो इसमें दोनों के बीच में गैपिंग होगी, तो इसकी जो जल धारण क्षमता है उसमें कसाव नहीं होगा, तो कम पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा पठार की प्रमुख मृदा कौन सी है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार पे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, मालवा पठार पे काली मृदा पाई जाती है। दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के बारे में आपने सुना होगा, तो मालवा का पठार दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। लावा मिट्टी भी इसको कहते हैं। और जहां पर यह मृदा पाई जाएगी, कपास की खेती के लिए अच्छा क्षेत्र होगा, अच्छा रीजन होगा वो। आईएएस प्रेप एकेडमी पर हम लोग 1 से 3 लाइव इस समय मध्यकालीन भारत का इतिहास डिस्कस कर रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया है और उसका एक कंप्लीट वीडियो भी आपको जल्दी मिलने वाला है, और आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए उसको देखिए, अपनी तैयारी को अच्छा करिए, स्तरीय चीजें पढ़िए। तो ज्योग्राफी इसके बाद वहां पर हम डिस्कस करेंगे, भूगोल जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद। तो वहां ये सब आपको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करके समझाएंगे। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, सही बात है, अभी हमने आपको बताया। और उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरे पे सोचिए,
काली मृदा में नाइट्रोजन और जैव पदार्थ पाए जाते हैं? तो दूसरा यहां पर गलत है। काली मृदा में आप ये तो कह सकते हैं कि जलधारण क्षमता होती है, कपास के लिए होती है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसको कहते हैं, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, काला गहरा रंग होता है, और कह सकते हैं हल्का काला या चेस्टनट की तरह ये रंग होता है। लेकिन इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ये तो पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव मिट्टी जो पदार्थ है, ह्यूमस जो है, इसकी कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो आर गलत है, ए सही है। सी ऑप्शन या जिस पे दिया होगा वो सही हो जाएगा। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई? कौन सी मिट्टी है? बेसाल्ट लावा का अपक्षय हुआ तब ये निर्मित हुई है, ऐसी मृदा का नाम आपको बताना है। और ये मृदा है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी के नाम से, ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। रेगुर मिट्टी ब्लैक सॉइल का ही नाम है। और इसके बारे में अभी हमने बताया था ना कि ये एरिया क्या है, इसका दक्कन ट्रैप का एरिया है, और ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनी हुई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का हिस्सा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी के बारे में सत्य कथन कौन सा है? लवणीय एवं क्षारीय जो मिट्टी है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? इस मिट्टी को रे, ऊसर और कल्लड़ के नाम से जाना जाता है। इस मृदा में नाइट्रोजन चूने की कमी होती है, और इस मृदा का विकास मुख्य रूप से वैसे क्षेत्रों में होता है जहां शुष्क जलवायु पाई जाती है। ये सभी स्टेटमेंट क्षारीय और लवणीय मृदा के बारे में बिल्कुल सही है, और यही तीनों स्टेटमेंट याद कर लीजिए, ठीक है। चाहे रे कहिए, ऊसर कहिए, कल्लर कहिए, कपड़े धोने में जो रेहू वाली मिट्टी यूज होती है ना, वो मिट्टी यही होती है। लवणता पाई जाती है, जिससे उसमें कास्टिक होता है, वो कपड़ों को साफ करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है कि लैटराइट मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की कमी होती है, और दूसरा है चूने की कमी के कारण यह मृदा क्षारीय होती है। सोच के बताइए। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा बताइए। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। चूने की कमी के कारण यह मृदा क्षारीय नहीं होगी, यह अम्लीय होगी, और इसमें चाय की खेती के लिए यह उपयुक्त होगी, चाय की खेती की जाएगी। ये कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में आती है, इसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती है। फर्टिलिटी क्या होती है? कम होती है। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है? जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाती है, और भारत का जितना भी एरिया है मृदा का, उसमें देखा जाए तो 22% पर जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है। किताबों में अलग अलग डेटा आपको भी मिल सकता है इसमें, लेकिन 22% याद रखिएगा। और उत्तर का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान, ये सब जलोढ़ मृदा। जलोढ़ यानी कि जहां बाढ़ आएगी, जल पहुंचेगा नदियों का, वहां पे जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, है ना। नदियों की घाटियों, डेल्टाई भागों में ये मृदा पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? कितने वर्ग हैं? तो भारत को मिट्टी के क्षेत्र में देखा जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कुल 8 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 8 वर्गों में बांटा है। जलोढ़, काली, लाल पीली, लैटेराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय, लवणीय, पीट या जैविक, ये 8 वर्ग हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बांटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो कौन सी है? यानी कौन सा सूक्ष्म तत्व है जो भारतीय मृदाओं में नहीं पाया जाता है, और इस सूक्ष्म तत्व का नाम क्या है? कौन सा तत्व है? तो सर्वाधिक कमी इसकी पाई जाती, और यह है जस्ता। पौधे के सामान्य विकास और वृद्धि के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता के रूप में वर्गीकृत किया जाए तो मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। गौण पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। फिर एक कैटेगरी है सूक्ष्म पोषक तत्व की, इसमें लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन आते हैं। तो इसी में ये जिंक जो है, जस्ता जो है, वो सम्मिलित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, और ये कैटेगरी याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न यहां से बन जाता है। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं इस टॉपिक का, और फिर शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? कौन सा मिट्टी का वर्ग? वही प्रश्न घूम फिर के आपके सामने आया है, देखता हूं कैसे आप बताते हैं। अभी तो डिस्कस किया है, और ये वर्ग है कछारी मिट्टी का, ठीक है। 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पाई जाती है।
पंजाब से असम तक विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इन सब की घाटियों में ये कछारी मृदा पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं यही 40% और 22% में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी को मैंने आपको वहां बताया था कि अगर ऐसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से जवाब दीजिएगा। करंट अफेयर का प्रश्न है, स्फूर्ति योजना में टी का क्या मतलब है, जो हाल ही में खबरों में था। एक योजना अभी आई है और टी का मतलब यहाँ पर ट्रेडिशन से है। योजना क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूहों में व्यवस्थित करने के लिए स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्फूर्ति योजना शुरू की गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने इसको 18 राज्यों में 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति समूहों का उद्घाटन करके लॉन्च किया है और इसमें एमएसएमई मंत्रालय ने स्फूर्ति समूहों के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया है। तो ये स्फूर्ति का फुल फॉर्म और टी स्टैंड फॉर ट्रेडिशनल, ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्र क्या है, पारंपरिक उद्योग और कारीगर को समूहों में व्यवस्थित करना। हाल ही में मारे गए लुका अटानासियो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में ये मारे गए हैं, किस देश के राजदूत थे? तो ये राजदूत थे इटली के। कहाँ के राजदूत थे? इटली के। हुआ क्या था, इटली में एक इतावली पुलिसकर्मी और उनका चालक जो था, उनको एक हमले में मार दिया गया। और ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, उसका शहर है रुत्सुरु जो है, वहां पर एक विश्व खाद्य कार्यक्रम स्कूल फीडिंग प्रोजेक्ट की यात्रा पर थे और इसके लिए वहां पर गए थे इटली के रहने वाले और मार दिए गए। अगला जो प्रश्न है, कौन सी संस्था अंतर राज्य विद्युत ट्रांसमिशन परियोजना को बढ़ाने के लिए असम को 304 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी? और ये संस्था है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। भारत के साथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए 304 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य है ट्रांसमिशन सब स्टेशनों का निर्माण करना और आवश्यक ट्रांसमिशन लाइनों को डेवलप करना, उनको बिछाना। तो ये भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच में हुआ है और असम में इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड के लिए किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को चुना गया है? तो ये है अंजलि भारद्वाज। 48 वर्षीय ये सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज SNS सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक हैं। ये एक ऐसा नागरिक समूह है, सिटीजन ग्रुप है, जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, ये उनके साथ साथ 11 अन्य लोगों को भी इसके लिए चुना गया है और बाइडेन प्रशासन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। जो बाइडेन की सरकार है उसी के द्वारा। भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम किया था अंजलि ने। इसमें इक्वाडोर की डायना सालाजार, माइक्रोनेशिया की सोफिया फ्रैट्रिक, अल्बानिया के अर्दियन डोरवानी, सियरा लियोन के फ्रांसिस बेल कैफला, गिनी के इब्राहिम कालिल गुए, इराक के दुआ मोहम्मद, ग्वाटेमाला के जुआन फ्रांसिस्को सैंडोवल अल्फारो, लीबिया के मुस्तफा अब्दुल्ला सनावला, किर्गिज गणराज्य के बोलोट टेमिरो और फिलीपींस के विक्टर सोतो और यूक्रेन के रस्लान रया बोस्पका शामिल हैं। ये जो 11 लोग हैं भारत की, ये ध्यान रखिएगा कौन है, ये है अंजलि भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी अभी दी है? और यह है पुदुचेरी। पुदुचेरी में कांग्रेस की गवर्नमेंट और राष्ट्रपति शासन अगर लग गया मतलब कि वहां से गवर्नमेंट हट गई, सरकार का निलंबन हो गया। अनुच्छेद 356 के अनुसार ये लगाया जाता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जब राज्य सरकार कार्य करने में विफल हो जाती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है और इसके बाद कार्यकारी शक्ति का उपयोग केंद्र के द्वारा नियुक्त राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। 25 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 2019 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 20 में पहली और 2021 में दूसरी वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है। ठीक है, और ये जो युद्ध स्मारक है 40 एकड़ में फैला है
अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र, ये 4 इसमें वृत्त हैं। ग्रेनाइट पर सुनहरे शब्दों में 25,942 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ। और इस युद्ध स्मारक का निर्माण 176 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। अगला जो प्रश्न है, भारत के केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और यह मनाया जाता है 24 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को संपूर्ण भारत में यह मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को बेहतर तरीके से लागू करने हेतु प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है, जिससे कि माल निर्माण व्यवसाय में भ्रष्टाचार को रोकने के साथ साथ उत्पाद शुल्क योजनाओं या सेवाओं से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू किया जा सके। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किए जाने के उपलक्ष्य में 24 फरवरी की तिथि चुनी गई है, ध्यान रखिएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए हमारी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे थे, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है। लेकिन इस साल का सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें आपको मैं एक तरीके से कह सकता हूं जो विशेष बात है इसकी, वो ये है कि इस बार हम पीडीएफ कई तरीके से दे रहे हैं आपको। 30 टेस्टों की ये जो टेस्ट सीरीज है केवल 499 रुपये में दी जा रही है। और इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आप दीजिए टेस्ट दबा के अपने एग्जाम को पास करिए। 30 टेस्ट, प्रत्येक 150 प्रश्न के, ये नहीं कि 20-25 प्रश्नों का बना दिया गया दे दिया गया, ऐसा नहीं। ये सब खिलवाड़ हमारे यहाँ नहीं होता है। प्रत्येक टेस्ट में आपकी रैंकिंग, आपकी विषयवार जो गलतियां कमजोरी वो बताई जाएंगी। ये व्यापक स्तर पर अच्छे से मेहनत करके बनाए गए टेस्ट हैं। नए पुराने प्रश्नों को शामिल करके बनाया गया है, नए पैटर्न पर काम किया गया है। करेंट अफेयर के टेस्ट हैं, सीसैट के टेस्ट हैं, फुल टेस्ट हैं, इसमें मिक्स्ड टेस्ट हैं सब। और प्रत्येक टेस्ट में टेस्ट पेपर की पीडीएफ अलग से, यानी कि बिना आंसर का, फिर एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ अलग से, प्रमुख आंकड़ों और करंट अफेयर पर पीडीएफ, ये सब आपको दिया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो इसमें मैं वीडियोस भी, गाइडेंस वीडियोस आपको दे दूंगा। वैसा कोई इसमें वीडियो जरूरत भी नहीं है टेस्ट सीरीज में, लेकिन बात बता रहा हूं कि अगर जरूरत पड़ी आप लोगों का कुछ स्ट्रेटजी का, तो कम से कम हम यहाँ पर चर्चा और स्ट्रेटजी पे बात तो यहाँ पर कर ही लेंगे। और ये केवल 499 रुपये में आपको 30 टेस्ट मिल रहे हैं। 1 मार्च से ये स्टार्ट हो रही है। 1 मार्च से ये जो स्टार्टिंग है ये मतलब हो तो जानी है, इसके पहले आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप को आप कई चीजें फ्री पाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप करिए 6307281212 पर, जिससे आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगला जो प्रश्न है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वीएलएसआर सैम, है ना, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये वीएलएसआर सैम को समुद्र में तैरते हुए लक्ष्यों सहित नजदीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए निर्मित किया गया है। और इस हथियार प्रणाली की मारक क्षमता लगभग 200 किलोमीटर है। कौन सा एसआर सैम के बारे में सही है, वीएलएसआर सैम के बारे में? तो केवल पहला सही है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता केवल 40 किलोमीटर है। भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ के द्वारा इसको स्वदेशी तौर पर तैयार किया गया है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, और समुद्र में तैरते हुए लक्ष्य इससे साधे जा सकते हैं। साथ में नजदीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, जोलगेन्स्मा जीन थेरेपी एक बार दिया जाने वाला इंजेक्शन है और यह दोषपूर्ण जीन को सामान्य जीन में प्रतिस्थापित कर देता है और विकार को ठीक कर देता है। क्या ये सही है? ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोषपूर्ण जीन अगर है और उसमें जोलगेन्स्मा जीन थेरेपी का प्रयोग किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, तो ये सामान्य जीन के रूप में उसको प्रतिस्थापित कर देता है और विकार को ठीक कर देता है। 2019 में अमेरिकी दवा नियंत्रक एफडीए के द्वारा 2 साल से कम बच्चों की उम्र के लिए, यानी कि 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए इस चिकित्सा को मंजूरी दी गई थी। चर्चा में रहा है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। और अंतिम प्रश्न है, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पॉसेक्स सैन्य अभ्यास किया? तो पॉसेक्स सैन्य अभ्यास ये शायद कल भी हमने डिस्कस किया था, क्या रिपीट हो गया? कोई बात नहीं। ये किया है किसके साथ? ये किया है इंडोनेशिया के साथ। नौसेनाओं ने किया है, कल भी मैंने बताया था, अरब सागर में हुआ है।
इंटर ऑपरेबिलिटी और समग्र सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आईएनएस तलवार ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कैसा लगता है आपको डेली 30? जरूर बताएं। आप अगर कोई भी परीक्षा दे रहे हैं 2021 में या आगे, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और अपना डेली का करंट अफेयर साथ में एक टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। शेयर करिए इसको मैक्सिमम, ये मैं अपील करता हूं आपसे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस पर नए हैं। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। बाकी डिसलाइक करने वाले बहुत सारे लोग हैं इस समय, एक युद्ध स्तर पर लोग जुटे हुए हैं, सारे वीडियोस को डिसलाइक करते हैं। और मैं ऐसे मतलब मैं देखता हूं कि 1 मिनट के अंदर ऐसे डिसलाइक किया जाता है। जो हेटर्स हैं कुछ हर क्षेत्र में राइवल होते हैं, तो वो लोग करते हैं। खैर, वो उनका काम है। आप लोगों को पसंद आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। 1 से 3 लाइव वाली क्लास में आईएएस प्रेप अकेडमी पर जरूर आइए।